बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने वाले हैं PHY 301 लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में और ओहम्स लॉ के बारे में। तो इंडक्टेंस से स्टार्ट करते हैं। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर इज डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में स्टोर होती है। और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एन सर्किट कॉल्ड इंडक्टेंस। इनकी डेफिनेशंस वगैरह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की। ओम्स लॉ को हम थोड़ा सा आगे यूज़ करेंगे, लेकिन इनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक दफ़ा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। MCQs इसके आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी एक आधा क्वेश्चन इस बारे में आ जाए, इसकी एग्जांपल्स के बारे में जो सर्किट गिवन होगा और उसमें हमने इनको सॉल्व आउट करना होगा। और इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी, और इसको हम डिनोट करते हैं L से। जैसे हमने रजिस्टर की बात की इससे पहले लेक्चर में, रजिस्टर इन सीरीज़ और पैरेलल, ऐसे ही हम इंडक्टेंस की बात करेंगे सीरीज़ में और पैरेलल में। और इफ़ वी कनेक्ट एन इंडक्टेंस इन सीरीज़, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इंडक्टेंस इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस। मीन्स यही है कि हमारे पास फार्मूला होगा L, वो इक्वल होगा L1 + L2 + L3 एंड सो ऑन। अगर ये सीरीज़ में होगा और अगर ये हमारे पास पैरेलल में आ जाता है, जैसे वो रजिस्टर का था, वहाँ पे हम L की जगह पे R का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ इससे डिफरेंट है कि हमने R की जगह पे L का यूज़ करना है। 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 एंड सो ऑन। अभी हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है इंडक्टेंस के रिलेटेड, और ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ना, ये साइंस, ये इंडक्टेंस के होते हैं। ये इसकी सिंबल्स आप कह सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा वैसा होगा, वो रजिस्टर को तो हम ऐसे करके डिनोट करते हैं, लेकिन इनको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और अगर हम ये एग्जांपल देखें कि ये 1 मिली हेनरी इसका यूनिट, और 4 मिली हेनरी और 3 मिली हेनरी, ये तीन इंडक्टर्स हमारे पास लगे हुए हैं और ये तीनों सीरीज़ में हैं। अभी हम सीरीज़ की एग्जांपल कर रहे हैं। तो जैसे हम रजिस्टर्स में करते थे, इनको सिंपली ऐड करते थे, तो हमारे पास ये 1 मिली हेनरी सीरीज़ में है इस 4 मिली हेनरी की, और ये 4 मिली हेनरी सीरीज़ में है 3 मिली हेनरी के। तो हमने इन तीनों को सिंपली ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 8 मिली हेनरी। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, और वो एग्जांपल है पैरेलल की, इंडक्टेंस इन पैरेलल। और जैसे मैंने कहा था कि ये एक इंडक्टेंस, जैसे रजिस्टर्स में मैंने बताया था कि वो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, उनके ये जो सिरे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं पैरेलल में। तो ऐसे ही ये 8 मिली हेनरी इस 8 मिली हेनरी के बिल्कुल ऑपोजिट है, इनके सिरे आपस में कनेक्टेड नहीं है, और इसलिए हम इस पे भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डिवाइडेड बाय 8 + 8। तो 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया, और जब 8 को 8 में ऐड किया तो हमारे पास 16 आ गया। जब इनको मज़ीद कट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो फाइनली आएगा वो आएगा 4 मिली हेनरी। ये था इंडक्टेंस, जो आगे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। और अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, सिर्फ इनके एक दफ़ा फार्मूलाज को आप देख लें कि अगर इसके बारे में कोई भी सब्जेक्टिव आ जाता है तो वो आप सॉल्व कर सकें। इट्स डिफाइंड एज कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे इंडक्टेंस में हमने मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में जो एनर्जी थी उसको स्टोर की थी, तो लेकिन कैपेसिटेंस उसका इस लिहाज से उल्ट होता है कि यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पे उसको लेते हैं। इट्स डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इस हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं
इसमें एक होती है कैपेबिलिटी कैपेसिटेंस की, और इसका यूनिट होता है फैरेड, जिसको हम एफ से डिनोट कर लेते हैं, और इट्स डिनोटेड बाय कैपेसिटेंस का सी होता है, तो इसको सी से डिनोट करेंगे। और ऐसे ही हमारे पास कैपेसिटेंस भी सीरीज़ और पैरेलल में आती है, और इसका ये हमारे पास साइन होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाली दो लाइंस, इसके ज़रिए हम इसको डिनोट करते हैं, और इसने आगे ज़्यादा यूज़ वैसे होना नहीं है। कैपेसिटेंस इन पैरेलल में जब होगी, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में ये बात याद रखने वाली है कि ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों का एक किस्म का उल्ट होता है। अब अगर हमारे पास इंडक्टेंस होता या रेजिस्टर होता तो हम यहाँ पे लिखते कि ये सीरीज़ में होगा, तो ये उनका फार्मूला था। लेकिन अब ये कैपेसिटेंस इन पैरेलल में जब होगी तो उसका ये फार्मूला होगा जो कि सीरीज़ में इंडक्टर लगा हुआ होता या रेजिस्टर लगा हुआ होता उसका होता। तो सी की जो इक्वेशन है वो C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। और ऐसे ही अब कैपेसिटेंस इन सीरीज़ में जब आएगा तो वो जैसे रेजिस्टर इन पैरेलल या इंडक्टर इन पैरेलल होता था, उसका फार्मूला आएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन। अब हम इनकी एक एक एग्ज़ाम्पल देख लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट ज़रा सा क्लियर हो सके। ये हमारे पास है कैपेसिटेंस इन सीरीज़ की एग्ज़ाम्पल। ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और 12 माइक्रोफैरड इज़ इन सीरीज़ विद 4 माइक्रोफैरड। अगर ये सीरीज़ में है, अब हमने पहले सॉल्व किया इस 12 और 4 को, तो 12 × 4 एंड डिवाइडेड बाय 12 + 4। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48, इनको आपस में ऐड किया तो 16। जब इनको कट किया तो हमारे पास आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब हमारे पास यहाँ पे 3 है, और 3 और ये 2, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 में ऐड किया। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और जब ऐड किया तो 5, और जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास 1/2 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। ये थी सीरीज़ की एग्जांपल, कैपेसिटेंस इन सीरीज़। और ये हमारे पास है कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो ये दोनों बिल्कुल आपस में अपोजिट हैं, तो ये पैरेलल हैं। अब ये 12 और ये 2.5 माइक्रोफैरड, इन दोनों को आपस में प्लस करना है पैरेलल। ये आप देख सकते हैं, सिंपली हमने इनको प्लस करना है तो हमारे पास आंसर 14.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ के बारे में इतना जान लेना काफ़ी है। इसमें हम रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, करंट्स एम्पियर्स की बात कर रहे हैं, वोल्ट्स या वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक चीज़ अननोन है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। states that Ohm's law states that the voltage or potential difference between 2 points is directly proportional to the current or electricity passing through resistance। अब यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट कर रहे हैं। बिटवीन 2 पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट जो हमारे पास है वो I है, और इसके अलावा रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो रेजिस्टर, हम उसको डिनोट कर रहे हैं R से। इसकी जो सही फॉर्म है वो ये है V = IR। लेकिन अगर हमारे पास I अननोन है तो हम V/R से I की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास R अननोन है और इसको V/I से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और V = I ×R, ये हमारे पास तो उसकी करेक्ट फॉर्म है। करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, जितना भी करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के।
ये चीज़ आपने बस याद रखनी है कि जितना भी करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये था ओहम्स लॉ। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के बारे में भी आज हमने पढ़ा। इट्स नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ज़्यादातर सर्किट्स होंगे, उनकी एग्जांपल्स होंगी, उनको हमने सॉल्व करना है। ज़्यादातर पेपर में वही चीज़ें आती हैं, सर्किट्स के बारे में उनकी एग्जांपल्स को सॉल्व करना होता है। डेफिनेशंस वगैरह नहीं आती हैं और ना ही वो फार्मूलाज को पूछते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, ये ग्रैंड क्विज अगर हो या ऑब्जेक्टिव का पोर्शन हो, फिर वहाँ पे पूछ लेते हैं कि इंडक्टेंस का यूनिट क्या है। ये मेरा भी क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह करके यहाँ फार्मूलाज 3-4 नीचे ऑप्शन दिए होते हैं कि इसका करेक्ट फार्मूला है वो बताएं। तो सिर्फ इनका ऑब्जेक्टिव के लिहाज से थोड़ी सी इम्पोर्टेंस है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 PHY 301 का। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।